हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं दैट इज़ योर रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन टॉपिक को अब हम डील करने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके होते हो। बस हमें यहाँ पर उसकी जो थर्मोडायनेमिक्स के जो आप थ्योरी पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ते हो, जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो, उसकी एप्लीकेशन को हम रेफ्रिजरेशन में पढ़ते हैं। तो बेसिकली रेफ्रिजरेशन होता है, ये तो आपको खुद को पता है कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं? लो टेम्परेचर को। और लो टेम्परेचर को मेंटेन करने का मतलब है, से फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन में आपको एक नाम भी याद आ रहा होगा, दैट इज योर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हो बताइए? रेफ्रिजरेटर में आपका काम होता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और उस टेम्परेचर को कम रखने के लिए जो भी हम प्रोसेस यूज में लेते हैं उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन की, फर्स्ट टर्म क्या आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, दैट इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। दैट इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कि RE क्या होता है? RE क्या होता है? सो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RE। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RE लिखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कोई एक सिंपल से सिस्टम की, कोई भी एक आर्बिट्री सिस्टम है, ठीक है, यह आपका सिस्टम है। इस सिस्टम का आप टेम्परेचर क्या रखना चाहते हो? लो रखना चाहते हो। तो मतलब आप अंदर रखना चाहते हो लो टेम्परेचर, और बाहर है आपकी सराउंडिंग। बाहर क्या है आपकी? सराउंडिंग। और सराउंडिंग में आप क्या रखना चाहते हो? हाई टेम्परेचर। आप रखना नहीं चाहते हो, सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर होगा, लेकिन आप अपने सिस्टम का टेम्परेचर क्या रखना चाहते हो? कम। मतलब यहाँ पर होगा TL, यहाँ पर क्या होगा? TH। मतलब TL विल बी लेस देन TH। मतलब सिस्टम का टेम्परेचर आप रखना चाहते हो कम। अगर आपको सिस्टम का टेम्परेचर कम रखना है तो सिस्टम से आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ हीट का रिजेक्शन करवाना पड़ेगा। तो जब सिस्टम से कुछ ना कुछ हीट का रिजेक्शन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिस्टम के अंदर की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो सिंपल, आप वैसे ही फंडे से समझ सकते हो कि अगर आप हीट को रिजेक्ट करवाओगे सिस्टम से, जब आपकी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में आएगी तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो जो हीट हम रिजेक्ट करवा रहे हैं, इसी हीट को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सो व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट which is required to be extracted from the system in order to maintain the low temperature in the system in comparison to the surrounding। मतलब सिस्टम से जो हम हीट निकाल रहे हैं और हीट निकालने के कारण उसका जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उस हीट को ही हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। उस हीट को ही हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टर्म की बात करने वाला हूं, दैट इज योर रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ठीक है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये जो हम हीट रिजेक्ट करवा रहे हैं ये हम किसकी हेल्प से करवाएंगे? ये जो हम हीट रिजेक्ट करवाएंगे ये हम करवाते हैं रेफ्रिजरेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? रेफ्रिजरेंट की हेल्प से। तो कैसे हम हीट रिजेक्ट करवाते हैं? आपका रेफ्रिजरेंट अंदर जाएगा, हीट को लेगा, ये हीट ले रहा है, और हीट को लेके बाहर आ जाएगा। हीट को लेके क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो जो वर्किंग फ्लूइड अंदर जाता है और हीट को कैरी करके बाहर आ जाता है, उसी वर्किंग फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेंट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो हीट को बाहर लेके आएगा वर्किंग फ्लूइड, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेंट कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करता हूं थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म है आपका COP। थर्ड टर्म क्या है आपका? COP। COP क्या होता है? COP होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब आप जो ये लो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हो, इस लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस दे रहा है वो कैसी है? सर हम यहाँ पर एफिशिएंसी की बात क्यों नहीं करते हैं? एफिशिएंसी के हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी वर्क आउटपुट नहीं मिलता है, हमें कोई पावर नहीं मिलती है, हमें कोई वर्क डन नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर सिर्फ इतना सा फील होता है कि अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है।
और अंदर के टेम्परेचर को लो मेंटेन करने के लिए कोई भी सिस्टम कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, उससे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उतना अच्छे से, उतने इफेक्टिवली, उतना एफिशिएंटली आपका सिस्टम वर्क करेगा और उसके कारण आपके सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर लो रहेगा। जितना ज़्यादा COP होगा उतना कम कॉस्ट होगा लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जितना ज़्यादा COP होगा उतना कम कॉस्ट आएगा आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज द COP। ये तो सिंपल से हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चला है कि COP होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं डेफिनेशन की, तो COP की डेफिनेशन क्या होती है? COP की डेफिनेशन होती है COP इज इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट, COP इज इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय COP, इट इज द रेशियो ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। ये वर्क इनपुट हम क्यों दे रहे हैं? ये वर्क इनपुट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर क्या रहे, कम रहे। अंदर का टेम्परेचर क्या रहे, कम रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आप ये याद रख सकते हो कि COP इज द रेशियो ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। अब मैं बात करने वाला हूं आपके हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की, जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको रेफ्रिजरेशन में भी वो चीज़ समझाऊं ताकि जो आपके मिथ्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं हीट इंजन की। किसकी बात करने वाला हूं? हीट इंजन की। ठीक है, तो देख हम बात करते हैं हीट इंजन की। तो हीट इंजन में हम देखते हैं कि हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, हीट इंजन हम कहाँ यूज़ में लेते हैं। इंजन नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट मिल रहा होगा। जैसे आईसी इंजन में हमें क्या मिलता है? वर्क आउटपुट मिलता है। वैसे हीट इंजन में भी हमें क्या मिलेगा? वर्क आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क आउटपुट। तो हीट इंजन वर्क कैसे करता है? देखिए, हीट इंजन क्या करता है, आपके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट के कुछ पार्ट को वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वर्क आउटपुट लिख सकता हूँ। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट को वो क्या करता है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर में रिजेक्ट कर देता है। ये हीट के कुछ पार्ट को वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, WD लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क डन। और उस हीट के कुछ पार्ट को वर्क डन में कन्वर्ट करने के बाद जो पार्ट बच जाएगा उसे हीट रिजेक्ट कर देगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर में। ठीक है, तो दिस इज योर हीट इंजन। हीट इंजन में हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? हीट इंजन में हमें आउटपुट में मिल रहा है वर्क डन। अगर हम बात करते हैं इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? इनपुट में हम दे रहे हैं हीट एडिशन। इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? हीट एडिशन दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? इट विल बी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट आपको मिल रहा है वर्क डन और इनपुट आप क्या दे रहे हो? हीट एडिशन। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। अगर मैं हीट इंजन पर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए इंजन में अंदर कौन जा रहा है? इंजन में आपके अंदर जा रहा है QA। कौन अंदर जा रहा है? QA। इंजन से बाहर कौन निकल रहा है? WD और QR। सो इट विल बी इक्वल्स टू WD प्लस QR। तो यहां से WD की वैल्यू क्या हो जाएगी? WD विल बी इक्वल्स टू QA माइनस ऑफ QR। अगर ये WD की वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन? दिस विल बी इक्वल्स टू QA माइनस QR डिवाइड बाय QA। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं, सो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन? इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस QR डिवाइड बाय QA। 1 माइनस QR डिवाइड बाय QA। ये जो आपका हीट इंजन है ये रिवर्सिबल हीट इंजन है। कैसा इंजन है? रिवर्सिबल हीट इंजन है। मतलब अगर आप इनमें सभी प्रोसेस को रिवर्स कर दो तो ये सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर मैं क्लॉसियस इंक्लुडिटी लगा सकता हूं। तो फ्रॉम द क्लॉसियस इंक्लुडिटी देखिए क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q बाई T विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q बाई T मतलब क्या होगा?
कि इस हीट इंजन में जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी होगा वो 0 होगा, क्योंकि इट इज़ ए रिवर्सिबल डिवाइस। इसमें हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो। क्यू आर की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, डब्ल्यू डी की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, क्यू ए की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, तो ये जो इंजन होगा वो अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस पहुंच जाएगा और सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, आप थर्मोडायनेमिक्स में जाके पढ़िएगा ये चीज़, ठीक है। तो अगर हम ये बात करते हैं तो हीट इंजन पे ये साइक्लिक इंटीग्रल लगाइए। हीट इंजन में अगर हम बात करते हैं, हीट एडिशन हो रहा है और हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो जब भी किसी सिस्टम में हीट अंदर आती है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, और जब भी किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है उसे हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं। तो देखिए, सिस्टम में हीट आ रही है क्यू ए अपॉन में टी ए, और टी ए की वैल्यू क्या है टी एच माइनस क्यू आर डिवाइड बाई टी आर, और टी आर की वैल्यू क्या है टी एल है। ये माइनस यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि क्यू ए हीट एडिशन है और क्यू आर हीट रिजेक्शन है। सो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ क्यू ए डिवाइड बाई टी एच इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइड बाई टी एल, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ क्यू आर डिवाइड बाई क्यू ए विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा आपके टी एल डिवाइड बाई टी एच। किसके इक्वल होगा, टी एल डिवाइड बाई टी एच के इक्वल होगा। तो हमें क्यू आर अपॉन क्यू ए की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर लिमिट्स। तो ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो जब ये वाली वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी एल डिवाइड बाई टी एच, या मैं इसको लिख सकता हूं टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाई टी एच। कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो मैंने ब्लू बॉक्स और रेड बॉक्स में जो रखा है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन 1 माइनस क्यू आर डिवाइड बाई क्यू ए इन टर्म्स ऑफ द हीट, 1 माइनस टी एल डिवाइड बाई टी एच इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर लिमिट्स। इन दोनों के फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। क्लियर है यहां तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं आता हूं रेफ्रिजरेटर पर। किस पे आता हूं, रेफ्रिजरेटर पर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में भी कुछ नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर में आपको मेंटेन करना पड़ेगा लो टेम्परेचर। क्या मेंटेन करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूं, आप मुझे बताइए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके 2 स्टेटमेंट होते हैं, जल्दी से याद कीजिए और मन ही मन में वो स्टेटमेंट्स बोलने की कोशिश कीजिए, मन ही मन में वो स्टेटमेंट्स रिपीट कीजिए और आपके मन की आवाज़ मेरे तक आएगी और मैं आपको बताऊंगा कि उसी स्टेटमेंट की हेल्प से मैं क्या करूंगा, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास होता है एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एक होता है हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अगर मैं बात करता हूं रेफ्रिजरेटर की, किसकी बात करता हूं, रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर का काम होता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना, लो टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने की कोशिश करते हैं, लो टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द लो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ हीट को क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है और उस हीट को हमें क्या करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्लियर है, यहाँ से हम कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ताकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम रहे और जो हमने हीट को एब्जॉर्ब किया है हम उसे सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो अगर हम बात करें नेचुरली लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट जा ही नहीं सकती है। क्या कभी पानी नीचे से आसमान की तरफ जाता है क्या, नहीं, हमेशा सभी चीजें ऊपर से नीचे ही आती है। मतलब हीट नेचुरली फ्लो कहाँ करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं फ्लूइड जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करता है, इसका उल्टा नेचुरली पॉसिबल नहीं है। मैं यहां पर एक वर्ड यूज में ले रहा हूं, नेचुरली। तो अगर नेचुरली पॉसिबल नहीं है तो उसको आर्टिफिशियली पॉसिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क इनपुट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट को ट्रांसफर करने के लिए वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो बिना वर्क इनपुट के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट को ट्रांसफर कर दे।
सो दिस इज योर रेफ्रिजरेटर। अगर मैं बात करता हूं सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है? इट विल बी द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। इट विल बी डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। बहुत ही सिंपल है ये चीज तो। हाँ सर बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या? डिजायर्ड इफेक्ट है कि आप जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द लो टेम्परेचर, ये आपका है डिजायर्ड इफेक्ट। तो यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? QA। ये QA आप कहां से ले रहे हो? TL से ले रहे हो। कहां से ले रहे हो? TL से ले रहे हो। तो देखिए COP क्या होगा? COP विल बी इक्वल्स टू QA डिवाइड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट होगा हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लो टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेंटेन द लो टेम्परेचर फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? QA। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, तो अंदर कौन कौन जा रहा है? अंदर जा रहा है QA और W इन। तो QA प्लस W इन इक्वल्स टू बाहर कौन आ रहा है? QR। बाहर कौन आ रहा है? QR आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। यहां से W इन की वैल्यू क्या होगी बताइए? वर्क इनपुट की वैल्यू क्या होगी बताइए? अंदर कौन जा रहा है? QA जा रहा है और W जा रहा है। बाहर कौन आ रहा है? QR आ रहा है। तो मुझे बताइए वर्क इनपुट की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी QR माइनस QA। इट विल बी QR माइनस ऑफ QA। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब ये वर्क इनपुट की वैल्यू आप यहां रख लीजिए। COP विल बी इक्वल्स टू QA डिवाइड बाय QR माइनस QA। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर क्लोसियस इंक्लुडिटी लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? क्लोसियस इंक्लुडिटी लगा सकता हूं या फिर थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल लगा सकता हूं। तो QA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? TL। और QR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? TH। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी TL डिवाइड बाई TH माइनस TL। TL डिवाइड बाई TH माइनस TL। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, दैट इज TH डिवाइड बाई TH माइनस TL। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूं हीट पंप की। किसकी बात करने वाला हूं? हीट पंप की। तो हीट पंप क्या होता है? देखिए हीट पंप में हम क्या करते हैं? हीट को पंप करेंगे। किसको पंप करेंगे? हीट को। तो अब ये तो आपको खुद को ही पता चल गया होगा कि हीट पंप कहाँ यूज में आएगा। अगर आपका रेफ्रिजरेटर समर में यूज में आता है तो हीट पंप आपका यूज में आएगा विंटर में। हीट पंप कहाँ यूज में आएगा? विंटर में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अब हीट पंप की। दिस इज योर हीट पंप। कौन सा पंप? हीट पंप। ये हीट को क्या करेगा? पंप। तो हीट को पंप करने के लिए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ही तो पंप करेंगे। तो दिस विल बी योर हाई टेम्परेचर, दिस विल बी योर लो टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया है कि लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर पर पंप करने के लिए हमें वर्क इनपुट चाहिएगा। सो दिस विल बी योर वर्क इनपुट। और ये क्या करेगा? Q को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या करेगा? Q को रिजेक्ट करेगा। दिस विल बी योर हीट पंप। सर ये तो आपने रेफ्रिजरेटर जैसा ही सिस्टम बना दिया, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हीट पंप का काम होगा हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेफ्रिजरेटर का काम होता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करना। हीट पंप का काम क्या होगा? हाई टेम्परेचर को मेंटेन। अरे सर्दियों में आप कमरे में क्या चाहते हो? टेम्परेचर ज्यादा रहे। तो सर्दियों में अगर कमरे में टेम्परेचर आप ज्यादा रखने की कोशिश करोगे तो आपको हीट को अंदर की ओर लाना पड़ेगा। मतलब हीट को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं हीट पंप के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या करेगा? लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट को कहां ट्रांसफर कर देगा? हाई टेम्परेचर पर। कहां ट्रांसफर कर देगा? हाई टेम्परेचर पर। और हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा रहे। तो हीट पंप का काम क्या होगा? हीट पंप का काम होगा टू मेंटेन द हायर टेम्परेचर। और हायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम कहेंगे डिजायर्ड इफेक्ट। उसे हम क्या कहेंगे? डिजायर्ड इफेक्ट कहेंगे। अगर हम बात करते हैं COP की, किसकी बात करें हम? COP की। तो COP क्या होता है? COP इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? ये हीट पंप है आपका। हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? डिजायर्ड इफेक्ट होगा आपका QR। सो दिस विल बी QR
डिवाइड बाय वर्क इनपुट का वर्क इनपुट रहने दीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा लीजिए। अंदर कौन कौन जा रहा है, अंदर जा रहा है QA प्लस W इनपुट। बाहर कौन आ रहा है, बाहर आ रहा है आपके QR, तो W इनपुट की वैल्यू क्या होगी, QR माइनस ऑफ QA, QR माइनस ऑफ QA। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। W इनपुट की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो COP ऑफ हीट पंप की वैल्यू क्या आ जाएगी, QR डिवाइड बाई QR माइनस ऑफ QA, QR डिवाइड बाई QR माइनस ऑफ QA। इसको मैं फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप, अगर मैं इसको टेम्परेचर लिमिट्स में लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखेंगे, QR कहाँ का है, TH का, QA कहाँ का है, TL का। तो देखिए ये क्या होगा, TH डिवाइड बाय TH माइनस TL, TH डिवाइड बाय TH माइनस TL। सो दिस विल बी द COP ऑफ द हीट पंप, दिस विल बी द COP ऑफ द हीट पंप। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं और सोल्व करने की कोशिश करता हूं। COP ऑफ हीट पंप कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 डिवाइड बाय TH माइनस TL डिवाइड बाय TH। इस ऊपर वाले TH को मैं नीचे लेके आ चुका हूं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज हो रही है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस TL डिवाइड बाय TH। ये कहीं नीचे वाला पार्ट देखा देखा सा लग रहा है, लग रहा होगा, क्यों नहीं लगेगा। सबसे पहले हमने यही तो लिखा था, 1 माइनस TL बाई TH क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। सो दिस विल बी COP ऑफ द हीट पंप विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। तो इस तरीके से भी आप ये चीजें याद रख सकते हो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द COP ऑफ द हीट पंप एंड COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। आपके हीट पंप की COP में और आपकी रेफ्रिजरेटर की COP में क्या रिलेशन होता है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। सो रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए COP ऑफ हीट पंप क्या होती है, इट विल बी इक्वल्स टू TH डिवाइड बाय TH माइनस TL। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर की साइड TL को माइनस करता हूं, TL को प्लस करता हूं, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सो मैं क्या करता हूं, TH माइनस TL प्लस TL डिवाइड बाय TH माइनस TL। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस पार्ट को अलग कर देता हूं, इस पार्ट को अलग कर देता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, TH माइनस TL डिवाइड बाय TH माइनस TL प्लस TL डिवाइड बाय TH माइनस TL। सिंपल है, बिल्कुल मैथमेटिक्स ही चल रही है अभी तक। मैं कुछ आपको समझा नहीं रहा हूँ थियोरेटिकली, कोई भी प्रोसेस इसमें कोई भी फिजिकल कंसेप्ट में आपको समझा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है ये। सो ये क्या होगा, 1 प्लस TL डिवाइड बाय TH माइनस TL। अब TL डिवाइड बाय TH माइनस TL क्या होता है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो COP ऑफ हीट पंप क्या होता है बताइए, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ हीट पंप विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये आपको रिलेशन इसमें याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स चलिए, जो कि आप एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ भी चुके हो। अब चीज समझने वाली आती है 1 टन रेफ्रिजरेशन। 1 टन रेफ्रिजरेशन ये क्या होता है, ठीक है। 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन की, सो इट इज ए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। कि रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है 1 टन रेफ्रिजरेशन। मतलब शॉर्ट में मैं इसको लिख सकता हूं TR, शॉर्ट में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, TR, 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास मान लो एक कोई कंटेनर है, क्या है कंटेनर, उसमें वाटर है, दिस इज द वाटर। आपके पास क्या है, वाटर है, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर क्या है,
0 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या करना है, इस वाटर को कन्वर्ट करना है आइस में। किस में कन्वर्ट करना है? आइस में। और किस टेम्परेचर की आइस में? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आइस में। ठीक है, सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को आपको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। मतलब यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। मतलब यहां से हमें लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब देखिए अमाउंट कितना है वाटर का। वाटर का अमाउंट है 1000 kg यानी 1 टन। आइस का भी कितना होगा? 1000 kg। मास चेंज नहीं होता है, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओ, चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे मार्स पे चले जाओ। ठीक है, वेट चेंज होता है, मास विल रिमेन सेम। 1000 kg 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को, ठीक है, 1000 kg आइस में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हो, में कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर में जितनी हीट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसे हम कहते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड from the water at 0 degree Celsius of mass 1000 kg in order to convert it into the equivalent amount of the ice at 0 degree Celsius in 24 hour is known as a 1 ton refrigeration। मतलब 1 टन वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हो उसको 1 टन आइस में कन्वर्ट करने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस की 1 टन आइस को में कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर्स में आराम से करना है। 24 आवर्स में जितना हीट आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसे हम क्या कहते हैं? 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर हम बात करते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, इसकी वैल्यू होती है 3.5 किलोवाट। 3.5 किलोवाट। अगर मैं इसको किलो जूल पर मिनट में लिखने की कोशिश करूं तो बताइए हम कैसे लिखेंगे? तो इसको अगर हम किलो जूल पर मिनट में लिखेंगे सो दिस विल बी 210 किलो जूल पर मिनट। दोनों में से एक वैल्यू याद रखना, दोनों मत याद रखना। दोनों में से एक वैल्यू याद रखना, दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो दूसरी कैसे आएगी? 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होगा? पर सेकेंड 3.5 जूल एनर्जी को अगर हम किलो जूल को हम एक्सट्रैक्ट करें, पर सेकेंड अगर हम 3.5 किलो जूल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें 24 आवर में, तो जो आपका वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जिसका मास 1000 kg है, वो 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? 1 टन रेफ्रिजरेशन कहेंगे। तो ये यूनिट आपको याद रखनी है कि व्हाट इज 1 TR। 1 TR की वैल्यू आती है आपकी 3.5 किलोवाट और 210 किलो जूल पर मिनट। तो ये किलो जूल पर सेकंड होगा। सेकंड को आप जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 3.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 210 किलो जूल पर मिनट। सो दिस विल बी 1 टन रेफ्रिजरेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ये रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल क्या होती है? ठीक है, तो देखिए रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, आप कार्नोट साइकिल पढ़ चुके हो, उसका बिल्कुल रिवर्स होगा रिवर्स कार्नोट साइकिल में। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब मैं आपको बताने वाला हूं रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ठीक है, जो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है इसे हम कहते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब जल्दी से आप वीडियो पॉज करके इसका टीएस डायग्राम बना के बताइए कि इसका टीएस डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, आपको इसका टीएस डायग्राम बनाना है। कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम हो गया। बिल्कुल सर हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मुझे बताइए 1 पॉइंट कहाँ होगा, पहला पॉइंट कहाँ पर होगा? ये रिवर्स है, कार्नोट साइकिल नहीं है, कार्नोट साइकिल का रिवर्स है। तो 1 पॉइंट होगा आपका यहाँ पर, फिर होगा 2 यहाँ, 3, 4। ये चलेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको पता होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली साइकिल होती है वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है? वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल्स। तो आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल भी वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल है क्योंकि हमें लो टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है और वर्क इनपुट देना पड़ता है। इसलिए ये किस डायरेक्शन में चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। क्लियर है? अब देखिए जो 1 to 2 प्रोसेस है, ये क्या है आपका?
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सो जो 1 to 2 है इट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। मतलब यहां पर हमें वर्क इनपुट देना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं 2 to 3 में एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज। एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मतलब यहां पर हीट रिजेक्शन होगा। सो दिस विल बी आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। मतलब यहां पर हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। 3 to 4 टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क क्या मिल रहा है, आउटपुट। तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 to 4 को आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या लिख सकता हूं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन लिख सकता हूं। 4 to 1 में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मतलब हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं अच्छे तरीके से। 1 to 2 प्रोसेस में क्या हो रहा था आपके बताइए, 1 to 2 प्रोसेस में 1 to 2 में एंट्रोपी सेम रह रही थी। तो इसमें क्या हो रहा था, आइसेंट्रोपिक, क्या हो रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। मतलब जो S1 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, S2 की। S1 की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, S2 की वैल्यू है। क्लियर है। 2 to 3 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। 2 to 3 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। मतलब T2 की वैल्यू किसके इक्वल है, T3 के इक्वल है। T2 की वैल्यू किसके इक्वल है, T3 के इक्वल है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 to 4 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब S3 इक्वल्स टू S4, एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं 4 to 1, 4 to 1 में क्या हो रहा है, 4 to 1 में हो रहा है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, है ना, बिल्कुल नहीं, आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, कैसे पता चला, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ना 4 to 1 में। जहां पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है वहां हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, जहां पर एंट्रोपी डिक्रीज होती है वहां क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है। तो यहां पर क्या होगा, T4 इक्वल्स टू T1। अब अगर मैं बात करता हूं T3 और T2 की, तो क्या मैं इसको TH लिख लूं, T4 और T1 को क्या मैं इसको TL लिख लूं। देखिए जो T4 और T1 है मैं इसको क्या लिख रहा हूं, T4 इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू TL। और जो T2 और T3 है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है उसको मैं लिख लेता हूं T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू TH। कहने का मतलब यह है कि हाई टेम्परेचर पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है और लो टेम्परेचर पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वो होती है आपकी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। मतलब कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल होती है। कार्नोट साइकिल क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि आपको डिजायर्ड इफेक्ट कहां मिल रहा है, बताइए। कार्नोट साइकिल में आपको डिजायर्ड इफेक्ट कहां मिल रहा है, जहां पर आपको हीट एब्जॉर्ब करनी है वहीं तो हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम वहां पर लो टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आप हीट को एब्जॉर्ब किस प्रोसेस में कर रहे हो, सर हम कर रहे हैं 4 to 1 में। तो जब हम 4 to 1 प्रोसेस में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर इन द सिस्टम, दैट विल बी योर डिजायर्ड इफेक्ट, दैट विल बी योर डिजायर्ड इफेक्ट। आई होप आपको डिजायर्ड इफेक्ट पता चल गया होगा। अगर हम वर्क इनपुट की बात करें तो वर्क इनपुट कहां है बताइए। वर्क इनपुट है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में। अगर हम बात करते हैं वर्क आउटपुट की, तो वर्क आउटपुट कहां है बताइए। वर्क आउटपुट है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बढ़े आगे, हाँ सर बिल्कुल बढ़िए। देखिए अब मैं आने वाला हूं COP ऑफ द कार्नोट साइकिल।
मतलब COP ऑफ द रिवर्स कार्नोट साइकिल। अगर हम सिंपल कार्नोट साइकिल अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको मुझे टोकना पड़ेगा कि सर कार्नोट साइकिल की COP नहीं होती है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है। लेकिन जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है, दैट इज योर आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसकी COP होती है। उसकी क्या होती है? COP होती है। तो अब मैं डेरिवेशन करने वाला हूं COP ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, COP ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, या मैं इसको लिख सकता हूं COP ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, COP ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। COP के डेरिवेशन के लिए आपको TS डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं पहले TS डायग्राम बना लेता हूं। सो दिस इज योर TS डायग्राम। इस डायग्राम में क्या था? दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थे, दो आइसोथर्मल प्रोसेस थे। इसमें कहाँ से चल रहे थे हम? 1 2 3 4 ऐसे चल रहे थे। फिर हमने क्या बताया था? दिस विल बी द लोअर टेम्परेचर, दिस विल बी द हायर टेम्परेचर TH, दिस इज द T। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में S3 इक्वल्स टू S4, इस प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं S1 इक्वल्स टू S2, सो दिस विल बी 1 to 2 2 to 3 3 to 4 एंड 4 to 1 एंड सो ऑन। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि ये वाली जो साइकिल है एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो यहाँ पर जो भी एंट्रोपी से रिलेटेड रिवर्सिबल साइकिल के कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर वैलिड होंगे। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ये किसके इक्वल होता है? एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरेक्शन। एंड जो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरेक्शन हो रहा है वो हीट ट्रांसफर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? हीट ट्रांसफर के कारण। फॉर रिवर्सिबल, अगर मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल की कंडीशन में एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 0। तो ds की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डेल Q बाई टी के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि डेल Q इक्वल्स टू TdS, डेल Q इक्वल्स टू TdS। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डेल Q इक्वल्स टू TdS। अब मैं डिफरेंट प्रोसेस की बात करने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 क्या है? सर प्रोसेस 1 to 2 है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो प्रोसेस 1 to 2 में क्या होगा? देखिए प्रोसेस 1 to 2 में S1 इक्वल्स टू S2 होगा। S1 और S2 क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो अगर मैं बात करता हूँ डेल Q इक्वल्स टू TdS, तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ डेल Q की, सो इट विल बी इक्वल्स टू T, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं DS, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है? 0 है। तो डेल Q किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में एंट्रोपी चेंज हो रही है, तो DS का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर प्रोसेस 2 to 3 की अगर हम बात करें तो वहाँ टेम्परेचर क्या है? TH, तो टेम्परेचर विल बी TH। एंट्रोपी चेंज क्या हो रही है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है? 3, इनिशियल क्या है? 2, तो S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। सो दिस विल बी फॉर प्रोसेस 2 to 3। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा डेल Q के। अब देखिए S3 ज़्यादा है या S2 ज़्यादा है? सर जो S3 है वो कम है, S2 है वो ज़्यादा है, इसलिए डेल Q की वैल्यू किसके बराबर आएगी? नेगेटिव के बराबर आएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर हीट का क्या हो रहा है? रिजेक्शन ही तो हो रहा है। हीट का क्या हो रहा है? रिजेक्शन हो रहा है। सो दिस विल बी डेल Q फॉर प्रोसेस 2 to 3। अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस 3 to 4, तो ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर डेल Q फॉर 3 to 4 विल बी इक्वल्स टू 0। ये क्या था आपका? डेल Q फॉर 1 to 2। डेल Q क्या था? ये किसके बराबर था? 1 to 2 के। सीधा लिख लेता हूँ डेल Q इक्वल्स टू 1 to 2 0, क्योंकि DS क्या हो रहा है? 0 है। ठीक है। प्रोसेस 3 to 4 में भी डेल Q 3 to 4 विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि DS क्या है? यहाँ पर भी 0 है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेस 4 to 1, अगर हम बात करते हैं प्रोसेस 4 to 1, यहाँ पर क्या आएगा? डेल Q 4 to 1 इक्वल्स टू TL
मल्टीप्लाई विद S1 माइनस S4, क्योंकि फाइनल क्या है S1, इनिशियल क्या है S4। 4 to 1 प्रोसेस में फाइनल क्या है S1, इनिशियल क्या है S4, तो S1 माइनस S4। S1 की वैल्यू ज़्यादा है, S4 की वैल्यू कम है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो मतलब डेल Q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर पॉजिटिव, सो दिस विल बी Q ए हीट एब्जॉर्प्शन। तो ऑटोमेटिकली अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे तो अपने आप वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये डेल Q 2 to 3 अपने आप नेगेटिव आएगा, इसको आपको इंडिविजुअली नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस 4 to 1 होगा ये अपने आप पॉजिटिव आएगा, इसको पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव में तो हम कुछ लगाते ही नहीं है ना, किसी भी चीज़ के आगे कुछ नहीं लगाया उसका मतलब क्या है पॉजिटिव है। तो ध्यान यहाँ पे रखना है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम 2 to 3 की बात करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे TH इंटू S3 माइनस S2, तो इसके आगे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने आप क्या आएगा नेगेटिव। तो जब ये अपने आप नेगेटिव आएगा तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। अब मैं बात करता हूं COP की। अब मुझे आप बात बताइए COP क्या होती है। सर COP होती है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। लेकिन सर यहां पर तो दो वर्क हैं, यहां पर तो एक कंप्रेशन वर्क है और यहां पर एक एक्सपेंशन वर्क है, तो यहां पर हम वर्क इनपुट नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे नेट वर्क डन। यहां हम क्या लिखेंगे नेट वर्क डन। तो देखिए COP क्या होगा, COP विल बी इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय नेट वर्क डन, डिवाइड बाय नेट वर्क डन। और हमें पता है फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स जो नेट वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होगा बताइए, नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू नेट हीट इंटरेक्शन, नेट हीट इंटरेक्शन। और नेट हीट इंटरेक्शन क्या है देखिए, नेट हीट इंटरेक्शन विल बी इक्वल्स टू हीट 1 to 2 प्लस हीट 2 to 3 प्लस हीट 3 to 4 प्लस हीट 4 to 1। अब आप मुझे बताइए कि किस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सर 1 to 2 प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है और आपके 3 to 4 प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो 1 to 2 में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है और 3 to 4 में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Q नेट को मैं क्या लिख सकता हूं WD नेट, तो WD नेट की वैल्यू क्या आएगी Q 2 to 3, Q 2 to 3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी TH, किसके इक्वल थी TH मल्टीप्लाई विद S3 माइनस ऑफ S2, S3 माइनस ऑफ S2 प्लस Q4 to 1, Q4 to 1 कहां था TL पर, सो TL 4 to 1 तो S1 माइनस ऑफ S4, S1 माइनस ऑफ S4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S3 की वैल्यू किसके इक्वल है S4 के इक्वल है, S2 की वैल्यू किसके इक्वल है सर S1 के इक्वल है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं TH, S3 को मैं क्या लिख सकता हूं S4 लिख सकता हूं, सो दिस विल बी S4। क्लियर है। अब S2 को क्या लिख सकता हूं मैं S1 लिख सकता हूं माइनस ऑफ S1 प्लस TL S1 माइनस S4। इसको जब मैं S1 माइनस S4 लिखूंगा तो क्या होगा देखिए माइनस ऑफ TH, माइनस ऑफ TH दिस विल बी S1 S4 प्लस TL S1 माइनस S4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं TL माइनस TH मल्टीप्लाई विद S1 माइनस S4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या प्रॉब्लम आई है सर, TL में से जब हम TH को माइनस करेंगे दिस वैल्यू विल बी कम्स आउट नेगेटिव। तो क्या प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। जब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपकी जो डिवाइस है वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को वायलेट नहीं कर रही है। मतलब अगर आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना हो तो वर्क डन क्या चाहिएगा नेगेटिव, मतलब हमें वर्क को क्या करना पड़ेगा सप्लाई करना पड़ेगा सिस्टम में। तो ये अच्छी बात है, नेगेटिव आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपका नेट वर्क डन है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क इनपुट। अगर मैंने ऐसे लिख दिया वर्क इनपुट, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी TH माइनस TL इंटू S1 माइनस S4, S1 माइनस S4। देखो अगर आप नेट वर्क डन लिख रहे हो, नेट वर्क डन लिख रहे हो, तो उसका मतलब मुझे पता नहीं है कि वर्क डन मिल रहा है या वर्क डन दे रहे हैं। नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो हमें पता चलेगा कि हम तो वर्क इनपुट दे रहे हैं। नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब जो डिवाइस होगी वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो जाएगी। मतलब अगर नेट वर्क डन अगर नेगेटिव है तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, अगर नेट वर्क डन आपका पॉजिटिव है तो वो वर्क क्या है बताइए, एब्जॉर्बिंग डिवाइस है ना। ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स आपकी वीक है क्या, बिल्कुल भी वीक नहीं होना चाहिए। नेट वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोड्यूसिंग। अगर आपका नेट वर्क डन नेगेटिव है तो वो कैसी डिवाइस हो जाएगा, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको क्या कर लो, बॉक्स में डाल लो, क्योंकि अभी आपका यूज में आने वाला है। अब मुझे कैलकुलेट करना है डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ मिल रहा है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। डिजायर्ड इफेक्ट आपको मिलेगा लो टेम्परेचर पर। कहाँ मिलेगा, लो टेम्परेचर पर। देखिए डिजायर्ड इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, लो टेम्परेचर पर। सो व्हाट विल बी द डिजायर्ड इफेक्ट। देखिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट विल बी इक्वल्स टू TL S फाइनल माइनस S इनिशियल, तो S1 माइनस S4। बस ये दो चीजें तो आपके पास आ चुकी है। आपके पास नेटवर्क डन आ गया है, आपके पास डिजायर्ड इफेक्ट आ गया है। इस फॉर्मूले को आप यहां पर पुट कीजिए। COP विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज डिजायर्ड इफेक्ट, दिस इज TL S1 माइनस S4 डिवाइड बाय TH माइनस TL इंटू S1 माइनस S4। दिस विल बी इक्वल्स टू TL डिवाइड बाय TH माइनस TL। यह फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। अगर अब मैं बात करता हूं कि ये जो आपके रिवर्स कार्नोट साइकिल की जो COP होती है, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की जो COP होती है, वो किस पर डिपेंड करती है बताइए, जल्दी से बताइए। कि जो आपकी आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी, जो आपकी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल होगी, उसकी COP किस पर डिपेंड करती है सर, ओनली टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी, ओनली टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करेगी कि TH की वैल्यू क्या है, TL की वैल्यू क्या है। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है कि आप कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज में ले रहे हो। क्या मैंने यहाँ पर कभी भी जिक्र में लिया कि हम ये रेफ्रिजरेंट यूज में ले सकते हैं, वो रेफ्रिजरेंट यूज में ले सकते हैं? मैंने बताया क्या कि हम कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज में ले रहे हैं, अमोनिया ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, किसको हम यूज में ले रहे हैं, ये मैंने नहीं बताया है। तो सर जब आपने बताया ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि ये वाली COP रेफ्रिजरेंट पर डिपेंड करे। आइडियली अगर हम बात करते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल की, ये क्वेश्चन है रिवर्स कार्नोट साइकिल की या फिर आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की जो COP होती है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब ये सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करेगी कि COP क्या होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट n नंबर ऑफ डिवाइस लो, उसमें डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड डाल दो, एक में वाटर डाल दो, एक में एयर डाल दो, एक में कुछ पेट्रोल डाल दो, एक में डीजल डाल दो, कुछ भी डाल दो, डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड ले लो, लेकिन उन सभी डिवाइसेस का TH और TL सेम रखो। उन सभी डिवाइसेस का TH और TL सेम रखो, तो क्या सबकी COP डिफरेंट होगी? नहीं सर, क्यों डिफरेंट होगी? COP तो सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर लिमिट्स पर। इफ n number of the devices working with the different working fluids but within the same temperature limits, then the COP of the all devices which are working on the reversed Carnot cycle are same। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करती है, वर्किंग फ्लूइड्स पर डिपेंड नहीं करती है। अगर n नंबर ऑफ इंजन्स है, अगर n नंबर ऑफ आपके रेफ्रिजरेटर है जिसमें डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड यूज में लिए जा रहे हैं, लेकिन
लेकिन उनके TH और TL सेम है, तो उनकी की जो COP है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां तक तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट आपने हीट इंजन के रिस्पेक्ट में भी सुना होगा कि जो कार्नोट साइकिल होती है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करती है। अगर n नंबर ऑफ इंजन डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड के साथ वर्क कर रहे हैं और उनकी टेम्परेचर लिमिट सबकी सेम है, तो सबकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, सेम होगी। तो सेम थर्मोडायनेमिक्स वाला कंसेप्ट यहीं भी वैलिड होता है कि जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है, इट इज द इसकी जो COP होती है, इट इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।